उन्होंने वो सेम राग वहाँ गाया। इन 5 मिनट्स वो शेर शांत हुआ और अंदर चला गया। जब गुरुजी को देखा, वहाँ से सब पलट गया। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बस 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 इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए ये सिंपल। 2015 में एक दिन आया जब मैं अपने स्कूल में गया, तो वहाँ के सारे दरवाजे बंद थे। और मुझे ऐसे कहा गया, यार अब कुछ और देख लो क्या करना है। दोस्तों, तो इस एपिसोड में हमने जाना क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ी बहुत सारी बारीकियाँ। गौतम काले जी जो हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आप अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं या क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं, ये एपिसोड खास आपके लिए है। एपिसोड को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जब मैं इस शो के बारे में, इस एपिसोड के बारे में तैयारी कर रहा था, तो मैंने पढ़ा कि आप मेवाती घराने से भी आपका कोई जुड़ाव रहा है। जी जी। उसके बारे में कुछ आप बताइए कि मेवाती घराना होता क्या है और आप उससे कैसे जुड़े। जी। जैसे कि हम लोग, हमारा जन्म होता है किसी घर में, हम लोग हमेशा अपने सरनेम से पहचाने जाते हैं। और लाइक आई एम गौतम काले, तो गौतम तो बहुत सारे हैं जी, पर गौतम काले लगने से उसमें एक फिल्टर लग जाता है। गौतम काले भी बहुत होंगे, बट फिर गौतम काले फ्रॉम इंदौर और फिल्टर लग गया जी। देन गौतम काले जो साकेत नगर में रहते हैं और फिल्टर लग गया। और फिर उसके बाद हो जाएगा कि गौतम काले जो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है। तो ऐसे करके सब फिल्टर्स लग के गौतम काले। तो सिमिलरली म्यूजिशियंस जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, उनके घराने होते हैं, घर मिलता है उनको एक, और वो घर होता है अपने गुरु का घर होता है। ओके। इसलिए वो घराना कहा जाता है कि जब हमारे एक गुरु होते हैं और वो किसी एक ट्रेडिशन को, इट इज़ बेसिकली अ ट्रेडिशन विच माई गुरु और हिज गुरु हैज़ फॉलोड, और वो ट्रांसफ़र हो रहा है हम तक। सो इस तरह से घराने होते हैं। तो उसी तरह से मैं मेवाती घराने को बिलोंग करता हूँ। और मेवाती घराने के जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेजेंडरी, जिनके नाम पर एक सैटेलाइट भी है। अच्छा। और उनको बहुत सारे डॉक्टरेट्स वगैरह, मैं क्या कहूँ उनके विषय में, मैं तो क्या कहूँ अपने गुरु के बारे में, वो तो महान है ही। और ये बात पूरी दुनिया जानती है। ऐसे संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी का मैं शिष्य हूँ। तो उनका शिष्य बनने से मैं मेवाती घराने का एक अंश बन गया। ओके। इसलिए वो पुराने ज़माने में कहते थे गुरु कुल है, मतलब वो एक कुल है आपका। तो मेरा कुल अब एज एन म्यूजिशियन मेवाती हो गया है। मेवाती घराना ये बहुत पुराना घराना है। जिस तरह से क्योंकि हम एमपी में बैठे हैं, तो ये बताना मुझे ठीक लगेगा कि सबसे पहला घराना जो बना वो ग्वालियर घराना बना। अच्छा। उसके बाद सारे घराने अलग अलग बने। और बहुत सिंपल आपको उसमें बताऊं तो हर घर का नियम होता है। आपके घर में शायद ऐसे नियम हो कि भाई 7 बजे तक तुम बाहर खेल सकते हो, उसके बाद घर नहीं। किसी के होगा 8 बजे तक खेल सकते हो, किसी का क्या कोई नियम नहीं है कि तुम्हारा जब मानो आओ जाओ ये करो वो करो। अब उसके रिजल्ट किसको कैसे मिलते हैं वो एक अलग बात है, बट नियम हर घर के होता है। सिमिलरली हमारे घरानों के नियम है। किसी घराने में ताल प्रधान गायकी होती है, किसी में स्वर प्रधान होती है। अब ताल और स्वर तो सभी लोग करते हैं, पर उसको प्रधानता किसको देना है, तो वो इस तरह से अलग अलग नियम बनते हैं। तो ये घराना होता है। और फिर अब जो हमारा मेवाती घराना है, मेवाती घराना ये एक बहुत सोलफुल घराना है। इसमें जितना क्लासिकल म्यूजिशियन होता है, इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द सोल। सेकेंड, ये बहुत आध्यात्मिक है। इसमें जितनी कॉम्पोजिशंस होती हैं, जिस तरह से हम सीखते हैं उसको, दैट इज़ सो मच डिवाइन। उसमें बहुत डिविनिटी इन्वॉल्व होती है। और फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कॉम्पोजिशंस हम लोग गाएं वो जोड़, मतलब हम अगर 2 कॉम्पोजिशंस गा रहे हैं तो दोनों, अगर एक कॉम्पोजिशन देवी की तो दूसरी भी कोशिश करते हैं कि वो देवी को कॉम्पोजिशन हो। फिर उसके बाद हमारे गुरुजी ने स्पेशली ये बात की कि क्लासिकल म्यूज़िक में पहले वर्ड्स समझ में नहीं आते थे कि ये क्या गा रहे हैं। एक समय ऐसे था, बट माई गुरुजी हैज़ स्टार्टेड कि वो साहित्य को भी उतना इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया। तो जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशंस वाइल सिंगिंग, देयर हैज़ टू बी वेरी परफेक्ट। फिर उसके बाद 3 सप्तक में हम जाके गा सकें, ऐसी तैयारी करें। और इस तरह से फिर बहुत सारे अलग अलग नियम। बहुत बढ़िया बात है। और ये जो आपने थोड़ा सा इतिहास बताया मेवाती घराने के बारे में और कैसे जुड़ा होता है उससे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको अंदर से एक फील कब हुआ कि जैसे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि 3 साल की उम्र से ही आपका एक जुड़ाव हो गया संगीत से। अब 3 साल की उम्र, मेरी भी बेटी है 3-4 साल की, तो आज जो जनरेशन है वो काफ़ी
बहुत वेराइटी ऑफ म्यूजिक सुनती है क्योंकि Yes, yes. एक्सेस बहुत आसान है ट्रू आज। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी दशक में आज जब आप उतने छोटे थे तो क्या इन्फ्लुएंस रहा जिससे कि आप ने डिसाइड कर लिया कि शास्त्रीय संगीत, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है जी उतने लड़कपन में, तो हम लोग शायद इन्फ्लुएंस होके ही डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा कोई सही बात। लॉजिकल डिसीजन नहीं होता सच है। बात है, सच बात है। तो आपने कैसे कर लिया, कैसे शुरुआत हुई उसकी? बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जी। रीज़न इज मेरे फादर और मदर, ऑल क्रेडिट्स टू देम, क्योंकि जब हम 3 साल के होते हैं तो आप भी समझते हैं, वही बात हम कर भी रहे हैं कि उसमें इतना सेंस नहीं होता है। बिल्कुल, बट चूंकि हमारे टाइम पे हमको डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, जो मम्मी ने कह दिया, जो पापा ने कह दिया, वो करना है, ये बात सही है। वही सब कुछ है। मतलब क्योंकि कुछ और मालूम भी नहीं था, मोबाइल वोबाइल ये सब इतना कुछ भी नहीं था, तो बस मम्मी ने बोला ऐसा, पापा ने बोला ऐसा, सो यू हैव टू डू इट। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैंने 3.5 years की एज में एंड लेट्स से अराउंड 4 मैंने म्यूजिक और हॉर्स राइडिंग, ऐसी 2 चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू हॉर्स करवाई। राइडिंग जी, अलॉन्ग विद म्यूजिक। म्यूजिक शाम को, जैसे जनरली मराठी फैमिलीज में होता है कि एक आर्ट फॉर्म दे दिया जाता है बच्चे को कि ठीक है, करियर में जो भी हो, जैसे भी हो, दैट इज डिफरेंट, बट यू शुड हैव सम आर्ट फॉर्म विद यू। तो सिमिलरली मेरे साथ हुआ कि मुझे गाना सिखाना शुरू कर दिया मेरे फादर ने। और वो बेसिकली ही इज अ वेटरनरी डॉक्टर, ही सर्व्ड ऑल एमपी पुलिस हॉर्सेस, और वो साइंटिस्ट भी है, ही हैज क्रिएटेड सम वैक्सीन्स आल्सो, इस तरह से उनका पूरा। बट ही इज अ अमेजिंग तबला प्लेयर प्लस अ सिंगर ऑल्सो, बट वो एज अ करियर नहीं ले पाए, तो पता नहीं, मुझे उन्होंने शुरू करवा दिया कि तुम गाओ, ऐसे करो। माई ब्रदर यूज टू प्ले तबला विथ मी इन दोज डेज, इन यंग एज, तो वो तबला बजा। तो इस तरह से हॉर्स राइडिंग और म्यूजिक दोनों शुरू हो गया। करते चले गए। सुबह 5 बजे उठ के पापा के साथ राइडिंग करो, स्कूल जाओ, स्कूल से घर आके होमवर्क करो, शाम को 5 से 6 क्लास करो, फिर खाना खाओ, फिर छोटा मोटा पढ़ाई करो, कुछ ये करो, और 10 बजे सो जाओ, क्योंकि फिर उधर वापस से 5 बजे उठना है। सो ये जो सिलसिला है मेरा, कम से कम 10 साल तक रोज यही चला। रोज यानी रोज, आउट ऑफ 365 डेज एक्सेप्ट संडेज, बारिश हो, कुछ भी हो, दिवाली हो तो भी, दशहरा हो तो भी, तो ये मेरा चलता ही रहा। और अगेन ऑल क्रेडिट्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने करवा लिया मुझसे। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कहीं भी कुछ किया, बिकॉज पता नहीं, वो कहते गए, मैं करता गया, कहते गए, करता गया, हाँ, बस चलते चले गए। फिर राइडिंग में मुझे बहुत, बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते थे। मैं बहुत जीत के आता था। मतलब आई हैव बीन अ वेरी टफ एंड वंडरफुल राइडर। मैं ये इसलिए अब कह सकता हूँ, अब करता नहीं हूँ, इसलिए आई कैन प्रेज माई सेल्फ, बट स्टिल यस, आई फील कि मैं बहुत अच्छा। तो आपकी लाइफ में पहला एक मेंटर कौन रहा इनिशियल डेज में जब आप संगीत सीख रहे थे? फादर, माय फादर। ही टॉट मी ऑल ओल्ड फिल्मी सॉन्ग्स, जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे, लागा चुनरी में दाग, फुल गेंदवाना मारो, अलबेली नार प्रीतम द्वार, एंड गजल्स। मेहदी हसन, गुलाम अली, जो आज ये सब सुन रहे हैं सब लोग, मैं अपनी उम्र के 5वें साल से ये सब सुन रहा हूँ। सर ये तो लाजमी था, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही वो रहा है। तो हमारे घर में यही सब माहौल रहा। तो पर हाँ, कभी भी रिजिडिटी नहीं थी हमारे घर में। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे घर में 3 रूम, एक मेरा रूम, एक मेरे ब्रदर का, एक फादर का। तो फादर के रूम में से आपको मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर सुनाई पड़ेंगे। मेरे ब्रदर के रूम में से आपको एरिक क्लैप्टन, ब्रायन एडम्स, माइकल जैक्सन, वो सुनाई पड़ेगा। और मेरे यहाँ से पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी सुनाई पड़ेंगे। जो बीच में मम्मी बैठी है, वो तो बोलती कि भाई या तो सब बंद कर दो या कोई एक लगा दो। मैं सर विजुअलाइज ही कर रहा था, आप जैसे बोलते जा रहे थे। तो कोई रिजिडिटी नहीं थी। वी हैड ऑल, मतलब जो करना है वो कर सकते हो, ऐसा माहौल घर में हमेशा रहा। जिस तरह का म्यूजिक सुनो ना सुनो, जो भी करना है। सो दिस द वे हम लोग बड़े हुए, सब सिलसिला चलता रहा। और मैंने सच में भी कुछ नहीं किया। फिर मैंने आपसे जैसे कहा, मैं राइडिंग करता था। फिर एक बार हमारे गुरुजी पंडित जसराज जी इंदौर में एक प्रोग्राम में आए। मेरे फादर ने कहा हमको सुनने चलना है उनको। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि सुबह राइडिंग पे जाना है, कहाँ प्रोग्राम में लेट हो जाऊँगा। बोले नहीं, इज़ अमेजिंग आर्टिस्ट वगैरह। मैंने कहा चलो चलते हैं। बस वहाँ से सब पलट गया। फिर जब गुरुजी को देखा, वहाँ से सब पलट गया। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बस एंड आपने बिल्कुल सच कहा। वाकई मतलब सामने, मुझे नहीं पता उसमें मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने क्या किया, क्या नहीं, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। पर बस वहाँ से सब कुछ पलट गया। पर क्योंकि हमारा जो ये ट्रेडिशन है, इसमें गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरे फादर मेरे फर्स्ट गुरु। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा इसे क्लासिकल सिखवाना चाहिए, तो मिसेस फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए तो मेरी जो फर्स्ट गुरु क्लासिकल म्यूजिक के लिए रही, वो विदुषी कुंदा जोशी जी रही। फिर उसके बाद मैंने उनके गुरुजी, एक ग्वालियर घराने के बहुत बड़े गायक इंदौर में थे, पंडित वी जी रिंगे।
मैं उनके पास सीखा, और फिर उसके बाद इंदौर में ही हमारे विदुषी कल्पना जोगरकर जी हैं, उनके पास सीखा, और फिर मैं पंडित जसराज जी के पास गया। तो इतने लोगों ने के ब्लेसिंग्स मेरे पास आज भी हैं, वो आज भी ब्लेस कर रहे हैं, एंड जो भी हो पा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने संगीत गुरुकुल शुरू करना है, ये कैसे डिसाइड हुआ आपका? मुझे कभी भी म्यूज़िक नहीं सिखाना था, ओके। और म्यूज़िक एज ए प्रोफेशन भी नहीं लेना था, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। बिकॉज आप जैसे आप बता रहे थे कि आप बॉम्बे में रहे हैं, तो आप मराठी फैमिलीज़ को आप समझते होंगे बेहतर, क्योंकि हम लोगों के घर में मेजरली बिजनेस नहीं होता है, मेजरली। करेक्ट। आजकल तो खैर अब थिंग्स आर बीन चेंज, अब तो बहुत चेंज आ गया है, बट स्टिल मैं अपने टाइम की बात करूं तो हमें एक माइंडसेट था कि यार कुछ जॉब करना है या किसी अच्छी जगह पे, तो ऐसी पढ़ाई, क्योंकि पापा ने हमेशा बोला था कि पढ़ाई पूरी करनी है, भले ही जैसे भी हो। मैं आई वाज नॉट अ स्कॉलर, मैं तो बहुत मुश्किल से छोटे मोटे नंबर आते थे, बट हाँ पास हो जाता था। तो एक दिमाग में यही था कि भाई आपको कोई जॉब करना है, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन लूँगा। ओके। तो मैंने जॉब भी किया, मैंने बिजनेस भी किया, फिर उसके बाद एक अलग एक बिजनेस भी किया। फिर उसके बाद एक अचानक एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गई कि सिखाना चाहिए। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैं क्या करूं? बोले ज़रूर सिखाओ। तो बस ऐसे गुरुजी का आदेश भी हो गया। सब यहाँ पर अगेन वो डेस्टिनी मुझे वापस खींच रही थी इस तरफ, और भले मेरा मन था नहीं था, वो सब अलग रह गया। मैंने सिखाना शुरू कर दिया। 2009 आई स्टार्टेड टीचिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड आई एम डूइंग इट। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड? आप रोज़, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन को ही बच्चे नॉलेज समझ के जंप कर लेते हैं और करियर स्टार्ट कर देते हैं। हमारे टाइम पे हमको सिखाया जाता था कि पहले सीखो, पढ़ो, बहुत प्रैक्टिस करो, फिर क्लेम करो कि हाँ अब ये मुझे आता है। बिल्कुल सही बात। तो आज के डेट में आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हैं संगीत से? संगीत मैं जस्ट बिकॉज कि मुझे सिखाना है, तो मैं अपने दिन का कम से कम आधे से पौन घंटा इंटरनेट पे गुजारता हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट चूंकि मुझे इस जनरेशन को सिखाना है तो मैं उस पर टाइम गुजारता हूँ। मैं अपडेटेड सबसे पहले अपने आप को रखता हूँ कि ये लोग क्या देख रहे हैं म्यूज़िक में। जैसे कुछ रील्स आती हैं जिसमें अभी एक बहुत फेमस रील ऐसे किसी की चल रही है, मुझे नाम याद नहीं, पर एक चल रही है जिसमें वो एक ही लाइन को अलग अलग राग में गाते हैं। हाँ। जैसे अलबेला सजन आए और ये शायद गाया उन्होंने, तो वो राग ये राग वो ये वो, तो मैं समझ गया बच्चे अभी ये सब ज़रूर देख रहे होंगे। और वो बोलता कोई नहीं है, बिकॉज भाई आई एम ए टीचर, तो वो मुझसे आके एकदम अपफ्रंट तो आके बोल नहीं सकते कि, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं से पता पड़ जाती है। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि सर फिर हम ये राग कब करेंगे, हम वो राग कब करेंगे, फिर इसी को अगर हम उस राग में गाए, तो मैं समझ जाता हूँ इसने रील देखी है, पकड़ में आ जाता है। तो मैं उसको तुरंत वहीं के वहीं उसको सेटिस्फाई करना होता है, जस्ट बाय एक्सप्लेनिंग कि दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल। आप एक लाइन को 10 राग में गा रहे हो, दिस इज सिंपल। एक राग को 1 घंटा गा रहे हो, इज डिफिकल्ट। करेक्ट। यहाँ आके वो बच्चा स्टिल हो जाता है कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं। एक लाइन को आप अभी रेडी कर लो, आप मुझे कोई एक नॉर्मल सा किसी आप सिंगर को भेज दीजिए जिसने नहीं सीखा हो, मैं उसको रटवा दूंगा 10 राग में, वो तो रट लेगा और वो तो गा देगा। पर अगर हम मीनिंग नहीं पकड़ पाएगा, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैं इस तरह से अपने आप को अपडेट रखता हूँ। और मैं उसकी ग्रामर पे बहुत काम करता हूँ। मैं हर स्टूडेंट को ये कन्विंस करना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस को भी करना चाहता हूँ, और मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको आपकी लाइफ में हर चीज़ नहीं पता है। जैसे आपसे भी बात हो रही थी, बहुत लोग कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक में अरे वो समझता नहीं, इसलिए हम लोग सुनते हैं, टफ लगता है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये मोह के धागे वो क्यों इजी लगता है? मतलब उसमें ऐसा क्या हो गया कि वो इजी है? मतलब ऐसा क्या है उसमें? मैं जैसे लागा चुनरी में दाग फॉर एग्जांपल, एक वो भी गाना लें, या आप कोई भी गाना बताइए, आप मुझे बताएंगे, तो मतलब मुझे ये समझना होता है हमेशा कि उसमें इजी क्या है, मतलब व्हाट इज द इजीनेस। मे बी एक जनरल ऑडियंस या जो बच्चा होता है या जो सुनने वाला होता है, उसे लगता है शब्द अगर मुझे पहले पकड़ में आ रहे हैं एग्जैक्टली, तो गाना या जो भी संगीत है आसान है। बिल्कुल परफेक्ट। तो मैंने आपको जो बताया कि हमारा जो घराना है उसमें हम यही काम करते हैं। अगर हम कह रहे हैं लट उर्जी सुरझाजा बालम, अब इसमें अभी क्या समझना है? मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन रहता है हमेशा पूछने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम किसी भी चीज़ की ग्रामर पक्की कर लें तो हम उस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। और हम लोग ग्रामर की बजाय हम सीधे सेंटेंस मेकिंग में निकल जाते हैं।
तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज अ स्टूडेंट, एज अ म्यूजिक स्टूडेंट। अगर आपको सीखना है तो मैं वो जो आप मुझसे पूछा आपने कि आप अपडेटेड कैसे अपने, तो मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि मैं जो म्यूजिक की ग्रामर उसको ईजी और सिंप्लीफाई कैसे करके मैं आप तक पहुँचा दूँ। आपका एक डे रूटीन कैसा रहता है एज अ लर्नर नाउअडेज? आई एम लर्निंग ऑलवेज। मैं सच बताता हूँ, जैसे मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं एक छोटा ख्याल कोई गाता हूँ, मुझे आज भी याद है कि मैंने उसकी एक जगह मैं गाता हूँ तो वो मैंने मेरे स्टूडेंट से सीखी हुई है। ओके। वाइल सिंगिंग ही सैंग दैट पोर्शन, मैंने कहा यार ये मैं तो नहीं गाता हूँ ये, अरे वाह ये तो मुझे करना चाहिए, मैंने अपने आप में उतार लिया। सो म्यूज़िक, मैं यहाँ बैठ के भी आपसे जो बहुत सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ आपको नहीं पता होगा, बट मैंने बहुत सारी बातें आपसे इसी वक्त सीख ली। जैसे आपने मुझे किसी एक सिंगर का नाम लेके कहा कि मैंने उनका राग सुना फॉर 40 मिनट्स और मुझे इतना मज़ा नहीं आया, बट वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो मैंने यहाँ से ये समझ लिया कि हमारे म्यूज़िक में इतनी पावर है, आप Correct. चाहो No doubt. या आप ना चाहो, No doubt. वो आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा। ये मैंने आपसे अभी समझा, मुझे भी नहीं पता था ऐसे हो सकता है, बट आई जस्ट गॉट टू नो द पावर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है और फिर ग्रेजुअली आके वो आपको हिट करेगा कभी तो भी, और क्या ही होगा शायद आप करेक्ट करेक्ट ऐसे। तो आप अभी भी जो आपने इनिशियल बताया था, डिस्कशन स्टार्ट हुआ था तब कि 5 AM का आपका एक शेड्यूल रहता था, तो अभी भी आपकी दिन की शुरुआत ऐसी होती है जी कि 5 बजे, रियाज करते हैं? 5 बजे 4:30 अराउंड उठ जाता हूँ। 5 बजे सुबह उठ के जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि खरज का रियाज करना है, नीचे के सुरों का Okay. रियाज करना, वो सुबह होता है 1-1.5 घंटा। Okay. फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ मैं गुरुकुल जाऊँ और वहाँ पर मेरे जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को एज अ करियर देखते हैं वो लोग बैठते हैं, उनके साथ मैं 3-3.5 घंटा रियाज करता हूँ लगभग, से 8 to 11, 8 to 12 ऐसे हो जाता है। फिर मैं, बिकॉज मेरी वाइफ जो है अदिति, वो शी टेक्स केयर ऑफ गुरुकुल मैनेजमेंट, तो उनको कुछ हेल्प करना हो तो मैं वो कर देता हूँ। 4 to 7 क्लासेस होती हैं और फिर उसके बाद कभी कभार रात को घर जाकर अगर कभी मन होता है, ये थोड़ा ऑफ एंड ऑन होता है, रात को 11 से 1, 12 से 10, 2, 10 बजे बैठ गए, 12 बजे बैठ गए, ऐसे रात का रियाज होता है। सो ये एक रूटीन पूरा रोज का। आपकी कोई एक ऐसी पसंदीदा राग या कुछ संगीत जो आपको विशेषकर पसंद आता हो कि ये मुझे सुनना बहुत पसंद है और गाना बहुत पसंद है, ऐसा एज ए इंडिविजुअल राग कोई ऐसे बताऊँ हाँ। आपको? मैं एक बहुत मज़े की बात आपको इसमें बताता हूँ। मैं जब छोटा था, जब थोड़ा थोड़ा सुनते थे तो मुझे कुछ राग अच्छे नहीं लगते थे, तो जो मैं, जैसे मेरे फादर हैं, उनसे मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मुझे नहीं, और अब मैं वो राग गाता हूँ तो मुझसे कहते हैं क्यों भाई अभी क्या हो गया? तो मुझे ऐसे लगा कि हमें जो आने लगता है वो हमको अच्छा लगने लगता है। हाँ। ऐसा एक ही मुझे, आई डोंट नो, मेरा ये एक ऐसे बना, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल जो मुझे बहुत पसंद है वो एक राग बिहाग बहुत पसंद है। Okay. मैं हंसध्वनि बहुत पसंद करता हूँ, मुझे शुद्ध कल्याण बहुत पसंद है, वो मेरे एक बहुत क्लोज। बिहाग भी मुझे बहुत, इट्स इनटू माय, ऐसे कह सकता हूँ इन मी, वो राग मेरे अंदर रहता है, ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसे कुछ राग बहुत अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे हैं। थोड़ी सी एक छोटी सी पेशकश। जी ज़रूर। मैं आपको एक राग सुनाता हूँ, ये शुद्ध कल्याण है राग, अच्छा। और इसमें 2 बहुत फेमस राग हैं जो मिलते हैं यहाँ के, एक है भोपाली ओके। एंड दूसरा है यमन। ये मेजरली ये 2 बहुत फेमस, मच नोन और ऐसे राग हैं जो इसमें आकर मिलते हैं और उससे फिर हमें ये शुद्ध कल्याण मिलता है। ओके ओके। पिहरवा मुरारे मंगा दे, पिहरवा मुरारे मंगा दे, मैं तुम पे वारी वारी, मैं तुम पे वारी वारी, इतनी मानो हमारी, इतनी मानो हमारी, प्यारवा मुरारे मंगा दे, मोरारे मंगा दे, मोरा मोरा
कानन करण फूल मंगा दो, कानन करण फूल मंगा दे, गले मोतियन की माला, पायन झांझरिया झनका दे, पेरवा मुरारे मंगा दे, पेरवा मुरारे, पेरवा मुरारे मोरा। अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू। तो ये स्टार्ट करने पहले आप बता रहे थे कि दो चीज़ों को मिला दो राग ये इसमें प्राप्त मिलके होते हैं। एक राग बना। Yes. तो ये इसके पीछे का साइंस क्या है? हमने थोड़ा ये भी सुना था या काफ़ी हिस्टोरिकल पेजेस में भी या कहीं पे जिक्र होता है कि राग से दर्द या कोई चीज़ की दवा जैसे भी वो एक्ट करती Yes, है। yes, yes, yes. तो क्या ये सच है? और ये होता है तो कैसे होता है मतलब? बिल्कुल। सबसे पहले तो राग जो है, हम लोग, राग इज अ पर्सन। ओके। जैसे हम इतने सारे लोग हैं, वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। सिमिलरली राग सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बताएंगे कि इसका क्या एक्सप्रेशन है राग का। जैसे अगर मैं गाऊं दे रे ना 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 रे, तो ये आपको हैप्पी तो कहीं से नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है, करेक्ट। अब आपको इसमें कुछ सैड या कुछ ऐसा एक कुछ बहुत सोच वाला लग रहा है आपको ऐसा। हाँ। अब अगर मैं इसकी जगह आपको सुना देता हूँ रे आ ना रे दो, आप देखिए कैसे different है? हाँ। एकदम अलग फ्लेवर है, एकदम फ्लेवर है, एकदम अलग फ्लेवर है, सोलफुल लग रहा है, एकदम इंस्पायरिंग सॉर्ट ऑफ। एग्जैक्टली। तो हमारे जो अलग अलग राग हैं वो स्वर से बनते हैं, बट स्वर उसका एक इंग्रेडिएंट है, बट वो पूरा बन के वो एक राग बनता है। इफ आई से कि इस राग में ये सुर लगाने से राग बनता है, नहीं, उसमें उस सुर का यूसेज क्या होगा। बिकॉज हमारे पास, आपको हमारे एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ जिसने मुझे आज तक फैसिनेट करके रखा हुआ है। आज इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं, इतनी डिस्कवरीज हो रही है, हमें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी, हार्ट, ये वो, स्पेस में कार्स जा रही हैं, सब हो रहा है। हमारे पास इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 या 12, अगर हम उसको और देखते हैं तो 12 सुर हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक इस धरती पर कितने गाने बनेंगे आपके हिसाब से, आज तक कितने बनेंगे? तो n नंबर ऑफ सॉन्ग्स, मतलब कोई गिनती नहीं है। पर आप एक अमेजिंग चीज देखिए कि ये सब कुछ इन 12 सुरों में हुआ है। ना किसी को 13th की जरूरत पड़ रही है, ना है। आप बताइए कैसे हो सकता है, हाउ? जबकि हमें हर जगह जरूरत पड़ रही है। आज हम लोग ये माइक्रोफोन्स यूज करते हैं टू गेट बेटर वॉइस। आज जो ऑडियंस सुनेंगे उनको फिल्टर्ड एक अच्छा आवाज, इतने जबरदस्त लेंस हम लोग करते हैं। हाँ, एक ऐसे लेंस, कैमरा लेंस और लाइट्स, सब हो रहा है। कपड़े कहीं भी देखिए आप कुछ भी देख लें उसमें काम हो रहा है, जरूरत नहीं है। तो कैन यू इमेजिन ये किसने बनाया होगा और क्या हुआ होगा? सरप्राइजिंग क्वाइट। जरूरत ही नहीं पड़ रही है पूरी दुनिया में। जस्ट वन थिंग, हम इंडिया में सूरज कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड सन कहता है। हम सारेगामा कहते हैं, वो डोरे मीफा सोला टिडो कहते हैं। बराबर, इतना ही फर्क है। पर आप देखिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा म्यूजिक जो है, वो राग जो है, इट्स अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को अगर आपने समझ लिया तो आप उसके साथ बेटर डील कर सकते हो। आपको पता है यार ये जल्दी से, इट्स अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, आप वैसी बात करोगे। बिल्कुल। अगर आपको पता नहीं ये इज अ वंडरफुल पर्सन, तो आप उससे वैसी बात करोगे। और आपकी फिर ग्रेजुअली किसी से गहरी दोस्ती होती है, किसी से कम दोस्ती होती है, किसी से कोई दोस्ती ही नहीं होती भले आप मिले हो। सो राग इज द सेम, वो एक पर्सन है। आप उससे, और आपको किसी को समझना है तो उससे मुलाकात करना पड़ेगी। तो आप जितना उस राग को मिलते रहेंगे, आप उतना उसके क्लोज जाते रहेंगे। तो क्या ये कहना सही होगा गौतम जी कि राग को रियाज ही नहीं करते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं और उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होती है जी, और फिर उस पर रियाज होता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूजिक इज़ नॉट अबाउट सिंगिंग,
इट्स अबाउट थिंकिंग। बिकॉज अगर हमारी सोच सही है तो वो गले से सही निकलेगा। आप गलत सोच रहे हो तो आप सही गा नहीं पाओगे कभी भी। सही यू बात। हैव टू थिंक फर्स्ट एंड देन सिंग। भावों का खेल है पूरा। और ये आपको आपके गुरु सिखाते हैं। आप म्यूजिक कभी भी पढ़ के नहीं सीख सकते या किसी और का लेसन यूट्यूब या इंस्टाग्राम से उठाकर आप नहीं सीख सकते। दिस इज, अगर आपने 5 साल मिनिमम अपने गुरु के साथ किसी के साथ बैठ के अगर सीखा है तो आप इतना सा उन वीडियोस में से या किताब में से समझ सकते हो। वो भी मैं मेरे हिसाब से 0.1%। बिकॉज ये विद्या को गुरुमुखी विद्या कहा गया है। इट कैन नॉट बी लर्न थ्रू बुक्स। आप पढ़ ही नहीं सकते, आप सीख ही नहीं सकते। आई एम श्योर। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो एक बहुत फेमस राग है मियाँ मल्हार, जो तानसेन ने गा के बारिश हुई थी। अब उसका जो एक सुर है जिसको गंधार यानी ग कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि वो मेहदी हसन खान साहब का आपने नाम जो गजल सिंगर, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग में ऐसे कहा है कि ये हारमोनियम में होता ही नहीं है सुर। वो न तीव्र है न कोमल है, वो बीच का कुछ है। अब ये आपको मेरे कहने से क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं आएगा। आप बहुत अच्छा गाते होंगे फिर भी नहीं आता होगा। तो इसके लिए आपको गुरु लगते हैं। वो आपको उसके सारे नुआंसेस समझाते हैं बिठा के, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कि ये ऐसा है। अब जैसे हमने ये राग जो मैंने आपको सुनाया, इसमें सा रे ग प ग, ये ऐसा ही गाया जाता है। आप इसको और कोई तरीके से जा नहीं पाएंगे, नहीं तो वो राग बदल जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं सा रे ग प म ग अगर ये कर दूंगा तो ये वो राग नहीं रहेगा, ये यमन। हाँ, यमन हो गया। करेक्ट। सो हमारे राग ऐसे होते हैं। ये हमारा ये इट्स अ साइंस। अब जो आप कह रहे थे इसका थेरेपेटिक वैल्यूज़, इसकी थेरेपेटिक वैल्यूज़ हैं। और इट्स नॉट ओनली कि क्लासिकल म्यूज़िक की हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी म्यूज़िक की हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आपका रिसीवर कितना स्ट्रांग है और आप क्या सुनने के लिए तैयार हो। जैसे हम चैनल्स देखते हैं डिफरेंट, हमें न्यूज़ देखता है तो वी प्रेस द नंबर ऑफ चैनल नंबर प्रेस करते हैं और हमारे स्क्रीन पे वो आ जाता है। करेक्ट। क्योंकि हमारा रिसीवर उसको रिसीव करने के लिए रेडी। मेरी इच्छा नहीं है न्यूज़ सुनने की, आपने ज़बरदस्ती बिठाया तो मैं देख रहा हूँ बट मुझे कुछ समझ नहीं रहा है उसमें कि इट्स फाइन। तो अगर आप तैयार हैं कि आप इस म्यूज़िक से ठीक होना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी तरह का म्यूज़िक सुने जो आपको अच्छा लगता है, वो आपको ठीक हो लगेगा। जाएगी। ओके। और क्लासिकल म्यूज़िक में इसकी डीप स्टडीज़ अवेलेबल है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है बट अवेलेबल है कि इस राग से ये ठीक होता है, उससे आपको नींद अच्छी आती है। आई डोंट नो हमारे पास टाइम कितना है। मैं आपको एक बहुत जल्दी से एक बहुत छोटी सी स्टोरी। बिल्कुल सर, वी हैव ऑल द टाइम। We have time. हाँ, ऑल द टाइम। एक बहुत बड़े गायक हमारे इसके हुए डीवी पलुस्कर जी। तो डीवी पलुस्कर जी या ओमकारनाथ ठाकुर, दो में से किसी एक की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो जंगल में जा रहे थे और उनको एक कोई जानवर की आवाज़ उनके कानों पे पड़ी और उनको ऐसा लगा कि जो भी एनिमल है ये कुछ प्रॉब्लम में है। तो वो गाते गाते जा रहे थे बट उनको वो आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। तो वो गाते गाते ही ट्रेस करते हुए उस एनिमल के पास पहुंचे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक शेर है और उसके पैर में कुछ लगा हुआ है और वो खून निकल रहा है एंड वो बस तड़प रहा है। उन्होंने ऐसा लिखा है एक जगह कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जो भी गा रहे थे वो गाते गाते उस शेर के पास तक चले गए, उसका वो कांटा निकाल दिया और वो अपने घर चले गए। उनको उस शेर ने कुछ नहीं किया। एक इंस्टेंस। सेकेंड, मेरे गुरुजी जो है परम पूजनीय पंडित जसराज जी, वो एक जू में गए थे और वहाँ पे शेर जो था वो उसका जो हैंडलर था जो शेर को खाना वाना दे रहा था उससे संभल नहीं रहा था। ओके। उसको वो अंदर भेजना चाह रहा था पर वो जा नहीं रहा था। ये मेरे गुरुजी की किताब है रसराज पंडित जसराज, उसमें उन्होंने ये लिखा भी है उसमें। तो उनको ये किस्सा मालूम था जो शायद डीवी पलुस्कर जी, ओमकारनाथ ठाकुर किनका है मुझे ये याद नहीं आ रहा अभी, बट इनमें से ही शायद किसी का है। उन्होंने वो सेम राग वहाँ गाया। इन 5 मिनट्स वो शेर शांत हुआ और अंदर चला गया। अमेजिंग। ये राग है बागेश्वरी। ओके। जो हम अभी भी गाते हैं, इट्स वेरी कॉमनली हर्ड राग। तो ये हमारे रागों की मजबूती है। अगर आप उसको उतनी प्योरिटी से अगर गा देंगे तो आप किसी को भी आप, पर इससे हमें समझ में आता है कि वो एनिमल जो है ही वॉज रेडी टू रिसीव दिस साउंड, क्योंकि उसके लिए ये यूनिक साउंड था, इसलिए उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसको जल्दी से। क्योंकि उसने ये देखा, आपने देखे हुए कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी आप नई आवाज़ करते हैं तो एकदम ऐसे देखने लगते हैं आपकी तरफ। तो आई थिंक ही मस्ट हैव दैट, टाइगर मस्ट हैव या लायन मस्ट हैव रिएक्टेड लाइकवाइज।
तो उसको ऐसा लगा कि ये आवाज़ क्या आ रही है, तो उसके कानों पे जब वो जाती गई ये काम डाउन और वो चला गया। तो ये राग बागेश्वरी। तो ऐसे हमारे म्यूज़िक के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं आपके लाइफ में, होते हैं, आप सुनते हो। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको जो म्यूज़िक अच्छा लगे वो आप सुनिए। पर हाँ, एक स्टडी है जो कहती है आप जैसा म्यूज़िक सुनेंगे वैसे आप हो जाएंगे। आप बहुत रिदमिक, बहुत ऐसा म्यूज़िक सुने तो आप बहुत कंपोज्ड पर्सनालिटी नहीं बन पाएंगे। आप थोड़े चंचल ही रहेंगे हमेशा। आप अगर उस तरह का, तो आप कंपोज्ड हो जाएंगे। तो ये बस ये ठहराव रहता है क्लासिकल सुनने से, ये बात तो है। गौतम जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे और हमारे ऑडियंस के लिए भी, या फिर जो नई जनरेशन है जो ये सीखना चाहती है, तो वो कैसे अप्रोच करें, कैसे सीखें? थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप किसी किताब को लेके सीखना शुरू करेंगे शास्त्रीय संगीत, तो आप शायद ना सीख पाएँ, उस लेवल पे ना पहुंच पाएँ, उसको सही तरीके से ना सीख पाएँ जी। तो फिर तरीका या अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे सीखना है। हाँ। सेकंड, आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा साथ साथ कि आप किस फील्ड में, आप गज़ल गाना चाहते हैं, आप फोक गाना चाहते हैं, आप इंग्लिश गाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। दैट ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड। आई नो कि ये बहुत मुश्किल टास्क होती है, बट हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो 1st to 10th हम सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देन 11th 12th वी डिसाइड। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि चलो ग्रेजुएशन में चेंज कर लेता हूँ, तो दैट इज़ ऑलवेज कि आप चेंज कर सकते हैं। बट एक विजन होगा, और आप अगर वो अपने गुरु से शेयर करेंगे तो आपको वो वैसे सिखाएगा। बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज द वन टेक्निक विच इज़ इम्प्लीमेंटेड वाइल टीचिंग। अगर कोई कहता है मुझे गज़ल सिंगर बनना है तो उसको अलग तरीके से सिखाया जाएगा। अगर कोई कहता है नहीं मुझे प्योर क्लासिकल सिंगर बनना है तो उसका तरीका अलग होगा। तो इस तरह से सब सिखाया जाता है। तो आप फिर ये पक्का करिए कि आपको सीखना होगा, बिकॉज इट्स अ ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। करेक्ट। तो वो सीखना पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद आपको गुरु ढूंढना होंगे। अब ये बात मैं हमेशा आई मेंशन दिस पॉइंट कि 2 रिलेशंस लाइफ में आपके हाथ में नहीं होते हैं। वन इज़ पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा या माँ बाप कौन होंगे आप डिसाइड नहीं कर सकते, और गुरु आपका कौन होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब पक्का नहीं है कि नहीं मैं तो लड़ झगड़ के ये ले ही लूँगा। आप कॉलेज लड़ झगड़ के कर सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं लड़ झगड़ के, पर ये नहीं होता है। मतलब ये इट इज़ डेस्टिनी आपकी, वो उनके पास ले जाती है आपको। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं अरे सर मुझे तो पंडित भीमसेन जोशी जी से सीखना था, मुझे पंडित जसराज जी से सीखना था, आप तो किस्मत वाले हैं। मैं कहता हूँ हाँ यस, मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं उनके चरणों में बैठ के मैं सीख पाया। तो अगेन वो आप अपने पसंद के गुरु चूज़ करिए, और भगवान ने चाहा तो आप उनके पास सीखना भी शुरू करेंगे। एंड म्यूज़िक इज़ नॉट वन डे गेम। इसके लिए आपको थोड़ा आपको थोड़ा पेशेंस, तो थोड़ा नहीं मैं कहूँगा, पेशेंस रखना होगा। इसलिए जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप डिसीजन ले रहे हैं से इन द एज ऑफ 25, सो दिस इज लेट डिसीजन, तो रिजल्ट्स विल बी लेट। अब एक कोई होता है जो 5 साल की उम्र में पेरेंट्स डिसीजन ले लें, लाइक जो मेरे साथ हुआ, या 15 साल की उम्र में भी अगर आप डिसीजन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। सो व्हाट इज अ गुड एज? आई थिंक टू स्टार्ट लर्निंग 5+, 4+ इज़ द बेस्ट एज। हमने शुरू कर देना चाहिए या करवा देना चाहिए अपने बच्चों से सिखाना, कि वो सीखें इसको। और हम जैसे स्कूल धक्का लगा के भेजते तो हैं, मतलब आप बताइए ना, कौन बच्चा स्कूल जाना चाहता है? आप भी रोए होंगे, मैं भी रोया ही होऊंगा, सभी रोते हैं मतलब। और कौन चाह के पढ़ाई करना चाहता है? किसकी इच्छा है? मतलब मैं तो इतने स्टूडेंट से मिलता हूँ, मुझे कोई नहीं मिला सर मेरा शौक है पढ़ाई करना, मैं तो किसी से नहीं मिला। पर हम डंडा लगा के पढ़ाते नहीं भाई, पढ़ाई करो पढ़ाई। तो यहाँ भी थोड़ा पुश जरूरी है। हम बच्चों के अरे मम्मी ये तो बहुत बोरिंग है, ऑफ कोर्स पढ़ाई भी बोरिंग है, पढ़ाई आप करवा रहे हैं ना, पढ़ाई भी उसको। तो आप क्रिकेट खेलने जाते हैं बच्चों, और मम्मी आज तो लग गई मुझे, पर आप फिर भी भेज रहे हैं ना उसको। तो यहाँ क्या हो गया, रुचि डेवलप होती है। एग्जैक्टली। आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा बच्चों को कि वो जाएं और उसको सीखें। और मैं आपको सच कहूँ कि म्यूज़िक का कोई मुझे सिखाने का, यानी क्लासिकल म्यूज़िक सिखाने का जो एक जनरल पैटर्न है, वो उसके अलावा कुछ नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वर, अलंकार, रियाज, फिर राग, फिर उसके नेक्स्ट सब चीज़ें, यही पैटर्न। अगर कुछ लोग, मैंने ऐसा सुना है आजकल कि वो पहले फिल्म म्यूज़िक सिखाते हैं और फिर कहते हैं अब राग सीखो। नो नहीं, टॉप डाउन अप्रोच। मतलब दिस इज कि आप अपने कस्टमर को रोक के रख रहे हैं कि ये जाए नहीं कहीं, तो चलो फिल्म म्यूज़िक सिखा देता हूँ, फिर एक राग सिखा दिया, फिर मेरे साथ। नहीं, दिस इज नॉट आवर म्यूजिक। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। ये मैं कहता हूँ कि राग बेस्ड सॉन्ग्स होते हैं, बट वो राग मैंने क्या बोला, राग बेस्ड सॉन्ग होते हैं, दैट इज नॉट राग। दिस द आई मीन
बिग डिफरेंस कि वो राग बेस्ड सॉन्ग है एंड एक राग है। एक नेटवर्क भी ज़रूरी होता है कि जैसे डिफर में हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्रिएटिव लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। सो वी कंडक्ट लॉट ऑफ मीटअप्स मे बी फॉर आर्टिस्ट, फॉर म्यूजिशियंस, परफॉर्मर, इनके लिए सबको हम लोग जोड़ते हैं, उनका एक समागम बनाते हैं, संगम बनाते हैं, उनको ऑफलाइन मीटअप करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, ताकि वो एक नेटवर्क क्रिएटिव लोगों का बना रहे। तो शास्त्रीय संगीत में जहाँ तक मैंने देखा है कि शास्त्रीय संगीत के जो शोज़ भी होते हैं तो उसमें रुचि रखने वाले लोग ही जाते हैं, और जिसको उसकी समझ है, जिसको आता है, पढ़ते आता है, सुनते आता है, गाते आता है, वो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही क्लोज नेटवर्क चलता है जी। तो कोई जो नया है इस इंडस्ट्री में या इस रास्ते पर शास्त्रीय संगीत के, तो वो उस नेटवर्क में कैसे एंटर होगा? जी, ये बहुत सिंपल है। वैसे मैं आपको बताऊं ये क्यों सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए ये सिंपल है। ओके। अगर आपके पास 1000 गाने अवेलेबल हैं तो आप कंफ्यूज जाएंगे, क्या सुनूं, क्या छोड़ूं, क्या। जैसे हम नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं या कोई आजकल OTT ऑन करते हैं, मुझे तो लग जाता है 20 मिनट लग जाते हैं कौन सी पिक्चर देखें। हम ये देखें, नहीं ये नहीं यार, हम ये देख लेते हैं, ये नहीं। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तो इतने से लोग हैं जो कर रहे हैं। सो वैसे ही सर्किट छोटा हो गया, एक्सक्लूसिव है, तो सिंपल हो गया। यहाँ तो सब सिंपल हो गया। अब सेकंड स्टेप ये आती है कि आप कोशिश करिए कि आप सबसे पहले लेजेंड्स को सुनिए। यू ट्राई टू गो टू दी कॉन्सर्ट्स ऑफ लेजेंड्स, या यूट्यूब पे सुने। अब बड़े लोगों को सुनिए। अब लेजेंड कौन हुए ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में लेजेंडरी आर्टिस्ट जो होते हैं वो आपको इंटरनेट के माध्यम से पता पड़ जाएंगे। आप उस पर थोड़ा सर्च करेंगे कि द बेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस, इसमें भी कभी कभी गड़बड़ आ जाती है, लिस्टिंग मैं देखता रहता हूँ, बट स्टिल आप थोड़ा सा उसको अगर सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा है, पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, फॉर एग्जांपल अजय चक्रवर्ती जी, या पुराने उस्ताद अमीर खान साहब, या फैयाज खान साहब, वो अब्दुल करीम खान साहब, ये ऐसे कुछ नाम आपको मिलेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आप सुनना चालू कर दीजिए। आप कार चलाते हैं, इतने लोग कार चलाते हैं, क्या उनको उसका पूरा मैकेनिज्म मालूम होता है क्या? बट दे ड्राइव। बट हाँ, हमें पंचर बदलते आता है, वो टायर बदलते आता है। हाँ, इतना तो ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ इतना। बट अगर किसी दिन गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे, यू नीड अ मैकेनिक। तो ऐसे मत सोचिए कि मेरे को नहीं मैं समझूंगा तो ही। आप बॉलीवुड भी नहीं समझते हैं। अगर मैं तुरंत क्वेश्चन पूछूं कि कोई एक्स गाना है, ये कौन से पिच से या कौन सी स्केल से या इसमें क्या है आप बताइए, तो ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा जो सीखा नहीं है। तो हम क्लासिकल के साथ ऐसे क्यों सोचते हैं, नहीं ये समझ में नहीं आता। आपको समझ में बहुत सी चीज़ें नहीं आती है, पर आप कर रहे हैं। AC चल रहा है, मुझे क्या पता कैसे चल रहा है, मुझे सच में नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि ये ठंडी हवा इसलिए फेंक रहा है क्योंकि बाहर एक वो लगा है यूनिट, और उसमें वो एक छोटा जो एक जनरल एक मैकेनिज्म हम लोग दिमाग में रख लेते हैं। एग्जैक्टली। तो हम क्यों हर चीज़ समझना चाह रहे हैं, मतलब आप मत समझिए। आप घर में AC आता है और आप लगा लेते हैं ना। हाँ, फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कौन सी कंपनी का AC लूँ, तो आप लिस्टिंग्स देखते हैं। वैसे ही मैंने कहा आप देखिए कौन से सिंगर्स हैं, आप सुनिए उनको, गिव देम अ टाइम। AC चालू होते ही ठंडा करता नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी पता है। इट टेक्स 1 मिनट, आउटर यूनिट ऑन होती है तब उसमें से ठंडी। तो इट इज़ वेरी सिंपल। हम उसको डिफिकल्ट हम लोगों ने बनाया। तो क्लासिकल म्यूजिक इज़ वेरी सिंपल। हमें बहुत सारी दुनिया में चीज़ें जिनका मैकेनिज्म मतलब नहीं मालूम है, पर हम कर रहे हैं। हम बस में ट्रैवल करते हैं, आपको पता है बस कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट बस, करेक्ट, बट यू आर ट्रैवलिंग। एरोप्लेन बन रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता होता है कौन सा मॉडल है एरोप्लेन का, बट हम तो ट्रैवल कर ही रहे हैं ना। आपको क्या पता वो पायलट कितना ट्रेंड है, बट आप अपनी जान उसके हवाले करके बैठ जाते हैं ना उसमें। तो ये म्यूजिक ने क्या बिगाड़ा है आपको, और यहाँ पे तो कोई नुकसान ही नहीं है। आप अगर सुन लेंगे तो वो हेल्प करेगा। देखिए, सो हम लोगों ने थोड़ा डिफिकल्ट इसको बना के रखा है। इट इज़ वेरी सिंपल। आप अच्छे लोगों के पास जाइए, जैसे हम लोग भी कनेक्ट हो गए। बिल्कुल, मैंने आपको जो भी कहना चाहे, हमने ढूंढ ही लिया एक दूसरे को, डेस्टिनी। यस, तो आप भी कनेक्ट हो जाएंगे। पर जो सीखना चाहता है उसको, तो अगर म्यूजिक में करियर देखता है तो ही हैज़ टू गो। मैं सबको कहता हूँ, ऑफकोर्स दिस इज बोरिंग, आप बोर होंगे, पर आप क्या बाकी जगह बोर नहीं हुए क्या? आप शुरुआत तो वैसे ही रहती होती है। सो इट इज द सेम। इसको हम अलग से कुछ हाईलाइट करके इन्वर्टेड कॉमास में, अरे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नो नो नो, दिस इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, आपका है, आपके घर का है। पर आज के दौर में गौतम जी, अगर
मैंने शास्त्रीय संगीत सीख लिया या कोई भी तरीके का संगीत मैंने प्रॉपर गुरु विद्या लेके मैंने जी सीखा। अब नेक्स्ट एक वो भी होता है कि इससे अगर मुझे रोजी रोटी चाहिए जी, या इसको मुझे करियर बनाना है, ब्रेड बटर मेरा यही रहने वाला जी है, जी जी तो मैं शुरुआत कैसे करूँ? जी। फर्स्ट थिंग, डोंट कॉम्प्रोमाइज। मैं आजकल बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो लोग क्लब्स में गाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट, मैंने उससे पूछा तुम कितनी देर गाते हो, आवाज़ ख़राब था तो बोले सर 3 घंटे गाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, हाँ सर 3। मैंने कहा ब्रेक देते हैं? बोले हाँ। तो शायद 15 मिनट्स का ब्रेक देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा 2.5 घंटे गाते हो? बोले हाँ 2.5 घंटे। मैंने कहा हाउ मच मनी यू अर्न आउट ऑफ इट? ही सेड 1500 रुपीज़। 3 घंटे। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। तकलीफ तो उठानी है। अब भी पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि आईआईटी के कितने % स्टूडेंट्स को जॉब नहीं है। तो नहीं है, आईआईटी के स्टूडेंट को जॉब नहीं है, मतलब आप सोचिए। तो फिर तो हम क्यों एक्सपेक्टेशंस हमारी मतलब ऐसे कर लेते हैं कि मैंने म्यूजिक नहीं। फर्स्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज। सेकंड, आप क्या करना चाहते हो डिसाइड करो। क्या आप क्लब्स में गाना चाहते हो? क्या जैसे मैंने, आई हैव नेवर परफॉर्म्ड इन अ मैरिज, आई हैव नेवर परफॉर्म्ड इन एनी कॉकटेल, आई हैव नेवर परफॉर्म्ड एट दैट प्लेस जहाँ पर खाना चल रहा हो या कुछ कर रहा हो। मुझे एक, आई विल नॉट मेंशन द नेम, बट एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उनके घर में कोई शादी थी, उसमें उनको क्लासिकल म्यूजिक चाहिए था। तो मतलब थ्रेट, मनी, सब कुछ आया मुझे, मैंने नहीं गाया, मैंने नहीं गाया। हैट्स ऑफ टू यू। मुझे नहीं अच्छा लगता, पर किसी को अच्छा लगता है तो वो तय कर ले कि नहीं सर मेरे को तो चलता है, मैं तो गाऊंगा। गाओ फिर, बट डू इट सिंसियरली। आप फिर उसको उस मजबूती से आप 1500 के अगेंस्ट इतना ही गाना है, वो नहीं करना। नहीं, आप उसको अपना पॉइंट रखो वहाँ पर कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करता हूँ। थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं बच्चे इसमें, तो दिस इज उसूल सस्ते हो रहे हैं। हाँ। और थर्ड, अगर आपको करियर करना है तो मेक अ गुड इंटरनेट प्रोफाइल। आज का टाइम सब इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब का है। आप आज से अपनी प्रोफाइल मेंटेन करना चालू करिए, बिकॉज वही आपका बायोडेटा है अब। सो गौतम जी, आप आज के दौर में कंटेंट क्रिएटर्स का ज़माना है, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जिनको हम बोलते हैं, ये बज़वर्ड्स हो गए हैं काफ़ी। हाउ डू यू सेव योर स्टूडेंट्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? उनको आप कैसे बचाते हैं एज अ गुरु? आज का जो दौर है इसमें सब कुछ ज़रूरी है। मैं खुद भी इंटरनेट पे टाइम बिताता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे इस जनरेशन को सिखाना है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि आज क्या चल रहा है। मैं भी बिताता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि हम उस पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी। मैंने ऐसे यहाँ तक देखा है कि एक दिन में 10 घंटे मोबाइल चलाए। माय गॉड, कैन यू इमेजिन? अब अगर 10 घंटे मोबाइल चलाए, जिसमें से वो 7 घंटे तो सोया होगा या 8 घंटे सोया भी होगा, तो 18 घंटे तो हमने दिन के वेस्ट कर दिए हैं, कुछ नहीं किया उसमें। एंड आउट ऑफ 18 तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 6 घंटे में से 3 घंटे खाना वाना ये वो खत्म हो गए, बचे 3 घंटे। क्या किया? वेस्ट कर दिया पूरा दिन। सो आई ट्राई कन्विंसिंग देम रादर कि भाई आप देखो, सब कुछ करो, बट डोंट फॉरगेट योर गोल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कई बार ये भी उनको समझाता हूँ, यार तुम किसी और की रील देख के, एज अ म्यूजिशियन की बात कर रहा हूँ, मैं सेम प्रोफेशन का व्यक्ति हूँ, मैं किसी और की रील देख के टाइम खराब करूँ, उसकी बजाय मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे सीखूँ इन द सेंस कि अच्छा यार इसने ऐसे किया है, मैं भी कुछ अपने म्यूजिक को लेकर सोचता हूँ, मैं बेटर प्रैक्टिस करूँ, मैं भी चलो एक रील बनाता हूँ। सो दीज डेज दीज गाइज, उनको करना ही होगा, एक उनका इंटरनेट प्रोफाइल बनानी होगी। वो इसके बगैर अगर सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा सीखेंगे और बहुत अच्छा गाएंगे और फिर उनको काम मिलेगा, तो वो इस जैसे एक कमरा है, वो कमरे में बंद रह जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। आज आपको और पोर्टफोलियो जल्दी बनाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है, आपको सीखने के दौर में ही बनाना पड़ेगा। ये पुराने ज़माने में कहा जाता था कि गुरु लोग आपको 3 साल तक एक ही राग सिखाएंगे, 1 साल तक सिर्फ सा लगाएंगे। आज नहीं हो सकता ऐसे, होता भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आजकल। तो सिमिलरली स्टूडेंट अगर 1-2 साल 1 साल सीखता है, उसको तो इतना सा भी कुछ आया, तो जस्ट स्टार्ट मेकिंग योर ओन प्रोफाइल। इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, उस पर काम करना चालू कर दो। वीक में 1
महीने में 4 आप कुछ भी डालो उस पर, कोशिश करो उसको मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, अपने गुरु से उसको जज करवाओ कि क्या ये अच्छा लग रहा है, उसको ठीक करवाओ, प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, व्हाटएवर यू वांट। तो अगर आप आज से ये प्रोफाइल अपनी मेंटेन करना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल चालू करोगे तो 5 साल बाद आपके पास भी 15,000, 20,000, 25,000 जो भी आप कंटेंट डालेंगे आपके पास व्यूज़ आ जाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं अभी रियाज करूंगा, बहुत अच्छे गुरु हैं मेरे पास, मैं बहुत सीखूंगा, हाँ ठीक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ तो हो जाएगी बट सोशल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर वो उतना ही टाइम लेगी, फिर उसको उतना बताना लोगों को कि मैं तो ये हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, ये आजकल बताना होता है, क्या करें, ऐसी दुनिया ऐसी। पर क्या आपको ये नहीं लगता एज ए गुरु और एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो इन द सोशल नेटवर्क दैट वी हैव, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड लॉट्स ऑफ अदर्स, यूट्यूब वगैरह, कि यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो बनाएं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कोई राग भैरवी का मेरा कंटेंट या मेरा एक पीस सुनना शुरू करता है और उसके बीच में ऐड आ जाएगा, फिर या तो मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ तो रेसिपी के वीडियोस भी वो चल रहे हैं, एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, वाइल एंड दोज आर नॉट सीरियस वीडियोस, बिकॉज 9 सेकेंड का वीडियो इंस्टाग्राम पे चलता है, बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी सीन फास्टर, कि आप एक नहीं देखें, ज़्यादा देखें, एक लंबा देखने के बजाय आप ज़्यादा जल्दी देखें। तो कहीं इसमें उस व्यक्ति का या उस बच्चे का जो मेहनत है, उसकी जो मेहनत है उस राग को बनाने में, सीखने में, पेश करने में, उस वीडियो में, वो कहीं खो जाएगी, और उसको वो जो ऑडियंस जिसकी उम्मीद में वो गया है उस प्लेटफॉर्म पे, वो डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं, ये देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, ये तो सच है। पर अगर वो बनाएगा ही नहीं तो पहुंचेगा ही नहीं। करेक्ट। उसको बनाना तो होगा। मैंने एक बहुत छोटे से मैं आपको बताता हूँ, मेरे को किसी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक बैंक का इंटरव्यू चल रहा था और उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग इंटरव्यूज़ दे रहे थे, और एक लड़का आके एक बेंच पे बैठता है, उनके पास एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने बोला क्या हुआ? बोले अरे ये तो सब ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मैं तो बड़ा सिंपल सा 12th पास हूँ। तो दैट ओल्ड मैन सेड टू दैट गाय कि बोले बेटा, अगर तुम इंटरव्यू नहीं दोगे तो 100% नहीं होगा, पर अगर दे दोगे तो 50% पे खड़े हो जाओगे। हो सकता है या नहीं हो सकता। अटेम्प्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस लड़के ने दिया एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट बैंक। इट्स अ ट्रू स्टोरी, माय गॉड, बैंक ऑफ अमेरिका की स्टोरी है। ओके। तो आपको करना तो होगा। आप अगर ये सोचते रहेंगे अरे मैं ये डालूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, होने दो ना, कोई बात नहीं। शुरुआत तो आपकी 0-1 से ही होगी। आपको 1 पे तो आना पड़ेगा। आप 0 पे हो तो आप 1 पे तो आना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने जिस दिन अपना अकाउंट खोला होगा उस पर पहला फॉलोअर तो आया होगा ना, तब मिलियन हुए होंगे। विराट कोहली के सबसे ज्यादा है तो 1 तो हुआ होगा। वो ऐसा नहीं हुआ कि सीधे इंस्टाग्राम में 1.7 मिलियन दिखा दिया, ऐसे तो हुआ ही नहीं होगा। तो हमें भी उसको शुरू करना पड़ेगा। मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूँ सबको, आप जल्दी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चालू करिए। आप अपने गुरुजी से परमिशन लीजिए और सीखते हुए का डालिए, बट डालिए। यू जस्ट गेट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अदरवाइज आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, सर्वाइवल डिफिकल्ट, बिल्कुल 100% डिफिकल्ट है, आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज और फिर जो आपसे कमज़ोर लोग हैं वो चूंकि उनकी प्रोफाइल अच्छी है तो वो ऊपर चले जाएंगे। वो तो होना ही है, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड इट बिकॉज द वर्ल्ड इज लाइक दिस। बट डू यू गेट वर्क, काम उससे मिलता है क्या थ्रू दिस सोशल नेटवर्क्स? बहुत मिलता है। ओके, बहुत मिलता है। आज के दौर में तो मिलता है कि आपको, आप इंटरनेट पे या आप, आज बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स हैं who are getting concerts just because कि वो यहाँ पर फेमस है। बिकॉज ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि अगर मैं इसको बुलाऊंगा तो मेरे पास ऑडियंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर उसके 15,000 व्यूअर्स हैं और वो एक पोस्ट डालता है तो 15 में से 5,000 तो देखेंगे और 5 में से 1,000 तो आ ही जाएंगे, और अगर 1,000 आते हैं तो हॉल पैक बराबर। और अगर उसने 100 रुपीज़ का भी टिकट लगाया है अगर, तो 100 into 100 वो हो गया उसका, मतलब he can earn good money also। करेक्ट, इनकम जनरेशन भी होगी, वो भी हो गया। तो ऑर्गेनाइजर्स ऐसे सोचते हैं आजकल कि, तो इसलिए आज आप अगर ये कहें कि नहीं नहीं मैं सोशल मीडिया, नहीं, आपको करना पड़ेगा। बट यस, उसका एक लिमिट बांध लें। हर चीज़ की हमने बांधी हुई लिमिट, हम एक्सेस खाते क्यों? आपको बॉर्डर समझ में आना चाहिए। आपको आना ही पड़ेगा। आप बोलो कि नहीं सर मैंने तो पोस्ट डाला है, बैठे हुए देख के कि कौन लाइक कर रहा है कौन डिसलाइक कर रहा है, तो आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक दिन। आपको उसको डाल के भूलना पड़ेगा। आपने फर्स्ट क्लास पढ़ाई की और भूल गए ना, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई 5th क्लास में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा है, बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वो पास करना थी क्लास। तो शुरू में ऐसे ही माइंडसेट कर लो, अरे यार डाल के भूल जाओ यार, ठीक है कोई करेगा नहीं करेगा, जस्ट डू इट फॉर 1 year देन सी द रिजल्ट्स। डू यू हैव एनी ऑफ योर डेज या ऐसे कभी कोई समय रहा जो बहुत ही टफ समय रहा, डिफिकल्ट रहा, कोई फेलियर स्टोरी जो आपको एक लगा कि यार अब शायद मुश्किल लग रहा है आगे का रास्ता? मुझे लगता है ये स्टोरी मैं पहली बार कहीं शेयर करूंगा,
किसी प्लेटफॉर्म पर आकर, मैंने ये कभी किसी को नहीं कहा है, पर क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के पास भी जाएगा, मतलब मोर ऑफ स्टूडेंट्स भी होंगे इसको देखने वाले और वो भी होंगे। मैंने 2009 में सिखाना शुरू किया एंड इट वाज अ पार्टनरशिप गेम, और द पर्सन हु वाज माय पार्टनर वाज अ फैमिली टू मी। ओके, मतलब दैट पर्सन हैज सीन मी ग्रोइंग फ्रॉम से 5 इयर्स की एज से मुझे ग्रो करते हुए देखा। जो भी उसके पीछे रीजंस रहे हों, 2015 में एक दिन आया जब मैं अपने स्कूल में गया, वहाँ के सारे दरवाजे बंद थे। Okay. और मुझे ऐसे कहा गया यार अब कुछ और देख लो क्या करना है। मुझे समझ में नहीं आया कि हाँ ऐसा क्यों, क्या है, मतलब कुछ चल रहा था, प्लस माइनस होता ही रहता है, बिकॉज कोई काम आप करते हैं तो आपके डिस्कशंस होते हैं, आपके मतभेद होते ही हैं आपके, तो वो चल रहा था छोटा मोटा, बट स्टिल। तो वो एक दिन आया कि सब लॉक हो गए थे सारे वो, और मैंने वहाँ का जो काम करता था लड़का, उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो बोले आप बात कर लो। तो मैं जब बात करने बोले नहीं नहीं आप बात से देख लो यार तुमको क्या करना है, वी आर नॉट कंटिन्यूइंग। मतलब मैं ज़मीन पे आ गया था, मतलब ज़मीन भी नहीं, मतलब धंस गया था, बिकॉज वी हैड गुड रिलेशंस। मेरा पैसा भी उनके पास, हमने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं की थी, हमने कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट पर पूरा सब ट्रस्ट में था। मैं ज़ीरो था, ज़ीरो, ना मेरे पास कोई स्टूडेंट का डेटाबेस, ना मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं एकदम बाहर। बिकॉज मेरी वाइफ और मैं, अदिति और हमने दोनों ने ही वो शुरू भी किया था। तो फिर हमने ढूंढना चालू की जगह कि हम इसको कहाँ शिफ्ट करें इसको। बहुत ढूंढा, पैसा ही नहीं, कहाँ से लाएंगे। और मैंने ऐसा हमेशा से सोचा कि मैं जब 25 साल का हुआ उसके बाद से मैंने घर से कभी पैसा नहीं लिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टचवुड, आई एम फ्रॉम अ वेरी कंफर्टेबल फैमिली, मुझे कोई फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे आर, आई मीन, मैं नहीं चाहता हूँ उससे ज़्यादा कर देते हैं, मतलब वो, बट मेरा एक मन था कि नहीं यार मुझे 25 साल के बाद मुझे नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा एक वो था। तो मैं एकदम ज़ीरो। हमने वहाँ से फिर 2015 से संगीत गुरुकुल ब्रांड को, उसके पहले वो ब्रांड दूसरा था, तो हमने फिर संगीत गुरुकुल ब्रांड स्टैब्लिश किया 2015 से। ओके, और फिर हमने काम करना चालू किया दोनों ने। पर उसमें जो बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं जो रहा, कि जब आपके साथ ऐसा होता है और आप अगर सही होते हो, आपने जो भी काम किया है वो आपने शिद्दत से किया है, मन से किया है, भावनाओं से किया है, आपने उसमें सीरियस एफर्ट्स और सिंसियर एफर्ट्स डाले हैं। उस समय तो मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब कभी कभी ओवर भी है शायद मेरा, बट मैं बहुत भगवान में मेरा बहुत भरोसा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मेरी तो मतलब लड़ाई चल रही थी भगवान से कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस, मतलब मैंने क्या गलत किया ऐसे, आप बताइए मुझे। तो ऐसा बहुत थॉट्स ये वो उस समय हमें, मुझे सब गलत लग रहा था कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है, और मैं आज कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आई एम वेरी 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 एंड वेरी हैप्पी कि मैं जो कुछ मुझे चाहिए था मैं तब कर पाया 2015 के बाद। उसके पहले शायद मैं नहीं कर पा रहा था, शायद, आई डोंट नो। तो आप उभरे कैसा उस दौर से? मैंने सिर्फ काम किया, ओके, मैंने सिर्फ काम किया, क्योंकि मेरे पास कुछ और करने को था नहीं, बिकॉज आई डिडंट हैड मनी। क्योंकि जो भी हमारा पैसा था, बिकॉज माई डॉटर वॉज देयर, उसकी स्कूल फी, उसका सब जो भी था, हमारा सब कुछ, जो भी जो दिन के खर्चे, रोज़ के खर्चे हमारे होते हैं, वो सब चल रहे थे। एवरीथिंग वॉज द सेम, बट हमारे पास बिजनेस, मतलब इनकम कुछ नहीं थी। तो हमने, मतलब मेरे खास करके मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे बहुत क्लोज स्टूडेंट्स थे, मतलब उन्होंने मुझे इस लेवल पे जाके हेल्प की, मतलब जो प्रेमाइस हमने लिया था और हमें जल्दी ठीक करना था उसको, मतलब रेडी करना था क्लासेस के लिए, तो वहाँ पे कुछ कारपेट्स लगे थे पुराने, तो वो निकल ही नहीं रहे। तो हमने कारपेटिंग के लिए व्यक्ति बुलाया, तो ही सेड, बोले साहब ये मैं नहीं निकालूंगा, यू विल नॉट बिलीव माई स्टूडेंट्स, उन्होंने हाथ से उसको कर करके स्क्रैप पूरे निकाले, उनके हाथ छिल गए थे लड़कों के। आई स्टिल रिमेंबर दैट, बहुत स्टिक हो जाता है। हाँ, पर उन्होंने वो ऐसी वो ला कर करके, माई स्टूडेंट्स दे डिड इट। उन्होंने मुझे नहीं, मैं तैयार था करने को, बिकॉज ऑफकोर्स दैट वाज माई गेम। हाँ, उनको क्या करना, मतलब करेक्ट हो तो सीखने के लिए। हाँ, मतलब बट नो, दे वर ऑलवेज देयर, दे वर ऑलवेज देयर। मेरे स्टूडेंट्स, आई एम टचवुड, दे आर ऑलवेज देयर विद मी। तो हर टफ सिचुएशन में भी, तो आपको लोग ऐसे मिले ना फिर, तो आप घबराइए मत। आप घबराते हो 100%, मैं भी घबरा ही गया था। मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, अब सब बाय गॉड्स ग्रेस सब अच्छा हो गया, मतलब जो भी है ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी।
पर मैं तब तो परेशान ही था ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ऐसे कुछ होता है तो इट इज़ फॉर राइट, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि मेरा ही नहीं, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि नहीं यार वो जो गड़बड़ हुई थी दैट वाज फॉर माई गुड, मतलब मेरा बेहतर हो उसके लिए ये सब चीज़ें। तो ऐसे फेल्यूर्स बहुत सारे आते हैं और आप बस करते, आपको काम करना होता है, मतलब अगेन आपके सिंसियर एफर्ट्स के आगे आई डोंट नो, मुझे लगता है कुछ काम नहीं आता है। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास नहीं है पैसा, आपके पास घर है या नहीं है, कार है, टू व्हीलर है, साइकिल है, इट इज़ ऑल वेस्ट। कभी कभी ईगो या थोड़ा सा फेम मिल गया, क्योंकि हम क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ फेम बहुत हमारे आसपास ही होता है। जैसे थोड़ी मेहनत सफल होने लगी, रंग मिलने लगा तो लोग आपको एक पहचान मिलना शुरू हो जाती है। यस यस यस। तो ईगो आ जाता है हमारे अंदर। यस। एक नेगेटिविटी आने लगती है जिसको हम सच मानने लगते हैं कि भाई यही मैं हूँ, जो कि शायद एक दूसरा किरदार होता है। सही बात है। दैट इज नॉट ओरिजिनल। सही बात। तो आप आगे की पीढ़ी को या जो बच्चे आपके यहाँ सीख रहे हैं अभी संगीत गुरुकुल में, या और भी जो लोग हमारे दर्शक हैं वो देखेंगे जो सीखना चाहते हैं शास्त्रीय संगीत या इस पाथ पर चलना चाहते हैं, इस चीज़ को वो कैसे हैंडल करें? मैं आपको स्पेशली म्यूजिक के बारे में बताता हूँ, बाकी और फील्ड्स के बारे में नहीं, जस्ट फॉर म्यूजिक। आपको अभिमान या ईगो उस चीज़ का होना चाहिए जो आपकी हो। करेक्ट। जो आपकी हो। लाइक मेरा घर है अगर, तो मुझे अभिमान होगा मेरे घर का, क्योंकि मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, होना भी चाहिए ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट म्यूजिक, ये किसी का है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये जो सा है, ये सा मेरा है और मैं इसकी रजिस्ट्री करा लेता हूँ, ये तो हो ही नहीं पाएगा। सा इस धरती पर करोड़ों लोग गा रहे हैं। तो आप ईगो कह लें या जो भी नाम देना चाहें उसको, उस चीज़ का करें जो आपकी हो। जो आपकी हो वो आपका है नहीं, तो आप ईगो मत करिए फर्स्ट। सेकेंड, अगर आप में ये ईगो आ रहा है, मैं कहता हूँ आना चाहिए, बिकॉज आपने अपने मेहनत से उसको हासिल किया है। बट यू ऑन द अदर हैंड यू शुड नो हाउ टू सबसाइड इट। आपको वो आना चाहिए। और वो कब आता है? जब आपके पास अच्छे टीचर्स हों, आपके फ्रेंड्स अच्छे हों, आपकी फैमिली अच्छी हो। जब आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और ये जब सब लोग अच्छे आपके साथ और आपके वेल विशर्स होते हैं, तो वो आपको ज़मीन पर ही रखते हैं। आपके दोस्त जो होते हैं बोलते हैं अरे होगा यार आर्टिस्ट तू कहीं का, चल बैठ इधर। सही बात है। होना चाहिए। आप घर पे जाते हो और आप यूं बैठ गए डाइनिंग टेबल पे और खाना लग रहा है, रॉन्ग। आपके पेरेंट्स गलत कर रहे हैं आपके साथ। ले भाई, तू रोज थाली लगाता है ना खाने के लिए, लगाओ, मांजो बर्तन, झाड़ू लगाओ, आज नहीं आई है झाड़ू वाली। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड मैं कहता हूँ इनका कोई अस्तित्व नहीं है इन बातों का, ग्राउंडेड रहते हैं। पर आप ग्राउंडेड रहते हैं उससे, आप ग्राउंडेड रहते हैं। तो ये अगर ईगो और ये सब आ रहा है तो पहली बात तो आप म्यूजिशियन नहीं बन पाओगे। आप लिख लो, चैलेंज है मेरा। अगर आप इतना ईगो लेके चलोगे शुरुआती दौर में, और पर एक दिन जब आप अच्छे आर्टिस्ट बनते हो तो ये सब वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक इज एन आर्ट। जब आप करते हो तो आपको लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना महसूस होता है मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे से नहीं हो रहा है। पंडित जसराज जी के साथ कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा यादगार रहा हो कि गुरु तो मिले, साथ में ये दिन बहुत यादगार रहा? बहुत सारे हैं। उनमें से मैं आपको कि हम चाहते हैं कि हम तो शायद मिल नहीं पाए जी, पर आपके थ्रू वो किस्सा सुनेंगे तो शायद हमको वो फील आए। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक गुरु क्या होता है, मैं आपको इसके छोटे छोटे 2 किस्से सुनाता हूँ। जब मैं नया गुरुजी के पास सीखने गया तो एक दिन वो बोले आज नहीं सिखाऊंगा बेटा। वो ट्रैवल करके भी आ रहे थे। मैंने कहा जी गुरुजी कोई बात नहीं। तो बोले इसका मतलब ये नहीं कि अपन मज़े करेंगे, चलो आओ मेरे पैर दबाओ। ओके। और मैं कहा जी गुरुजी बिल्कुल। हमारे गुरुजी के पैर दबा रहे थे, टीवी चल रहा था, टीवी पे पिक्चर चल रही थी बिच्छू, बॉबी देओल की। मुझसे उन्होंने कहा ये देखिए। मैं कहा नहीं गुरुजी। बोले इसका एंड देखना, वंडरफुल एंड। ठीक है। अब मैं पैर दबा रहा हूँ, गुरुजी सो गए। तो सो गए अभी, पर चूंकि उन्होंने बोला था एंड देखना, तो मेरे दिमाग में यार ये पूछेंगे। अब हम लोग लंच, दोनों ने साथ में लंच किया था। उनको ना, मुझे भी नींद आ रही थी। अच्छा एसी चल रहा, एकदम सोने का ही माहौल था वो रूम में।
गुरुजी सो गए। अब मैं आंखें ऐसी ऐसी करके, पर मैं पैर दबा रहा हूँ और देख रहा हूँ, मैंने पूरी पिक्चर देख ली, बात खत्म हो गई, वो उठे, हमने चाय पी, रियाज किया, सब हो गया। साल भर तक मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। एक दिन थोड़े नॉर्मल मूड में थे, मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी आपने उस दिन मुझे वो, तो खूब हंसे जोर से, मतलब इतनी जोर से हंसे, क्या ये हंस क्यों नहीं, मतलब व्हाट हैपेंड। मैं कहा गुरुजी बताइए। बोले अच्छा उस दिन, बोले अरे भाई अगर तेरे को मैं ये बोलता नहीं कि एंड देखो तो तुम पिक्चर देखते क्या, तुम भी सो जाते तो पैर कौन दबाता। तो इस कारण मैंने तुमको लेसन मिला कि आप कैसे एक स्टूडेंट को आप कैसे बना रहे हो। इसमें बहुत सारे हिडन लेसन्स मुझे उस छोटी सी बात से मिल गए कि तुम सो जाते हैं, पक्का सो जाते हैं, बट जस्ट टू एंगेज तुमको, और पैर भी दबाओ भाई गुरु के, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने गुरु के लिए करो, मेरे लिए मत करो, डू इट फॉर योर गुरु, तो आपको कुछ मिलेगा। आप अगर ये देखोगे ना कि पंडित जसराज हैं, पद्म विभूषण है, बिग नेम, और तुम उनके साथ होके फोटो खिंचवा के डाल दोगे फेसबुक पे तो यू विल बी, ना 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 बेटा, तुमको गाना पड़ेगा, तुमको ही रियाज करना है, तुमको ही गाना है, तभी फॉलोइंग है। मेरे नाम वाम से ठीक है, सब बढ़िया है, मेरा तो जो है सब बढ़िया है, तुमको करना, यू हैव टू। तो ये सीखने मिला। और सेकंड, मैंने एक टाइम बियर्ड बहुत बढ़ा ली थी, और भोपाल में गुरुजी आए थे, बात ही नहीं कर रहे, हाँ इधर देख रहे, हाँ ठीक है देख लो कर लो। मैं गुरुजी को हुआ क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा। एंड आई रियलाइज्ड, क्योंकि उनको ऐसे सब ये पसंद नहीं था, मतलब इतना सबकी मतलब बाल बड़े हो रहे हैं यूं, और ये सब ऐसे एज एन स्टूडेंट उनको ये सब पसंद नहीं था। मैं तुरंत समझ गया, मैंने सब क्लीन शेव किया और आ गया, तो बड़े खुश हो गए, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ही वॉज सो हैप्पी, अरे बैठो गाओ गाओ, ये करो वो करो। तो शिष्य के एंगल से मुझे समझ में आया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके गुरु क्या चाह रहे हैं। ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि बियर्ड है ये, इट्स नॉट, इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट योर गुरु वांट्स फ्रॉम यू। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट, बट करना तो पड़ेगा अगर आपको कुछ चाहिए तो अपने गुरु से। तो ये उनके साथ के दो ऐसे बहुत किस्से हैं, मतलब क्या बताऊँ, तो दैट्स मैनी। ग्रेट। डिफर एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं आपके जैसी आइडल्स का प्लेटफॉर्म पे, और जो नए उभरते हुए या जिसको सीखना है या जुड़ना है, तो एज अ इस तरीके के प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी क्या एक सोच है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मैं यहाँ आया हूँ, पर मैं बहुत लोगों से बात कहता हूँ कि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ पर बहुत फेमस, ज़ीरो फेमस के बीच के लोगों से बातचीत होती हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल जो स्टेटस ऑफ लाइफ जो एक बीच का पीरियड का व्यक्ति देखता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शेयर। आजकल जो पॉडकास्ट और ये सब मैं देखता हूँ, या तो एकदम फेमस किसी आर्टिस्ट के हो रहे हैं, ही इज़ वेरी वेरी फेमस, जो ऑलरेडी 30 साल निकाल चुका है, मतलब तो ठीक है, पर होना उसके चाहिए जो एक बीच की लेयर में है आज, जिसको कल रीच कर, और वो कल जाएगा ऊपर, यू नो दैट, वो उसकी मेहनत से, उसके जो भी अगर उसके भाग्य में है तो वो चला जाएगा। बट आज वो जिस मेहनत से जिस जगह पर भी आया है, उससे बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो ही कनेक्ट हो सकती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो 30 साल से काम कर रहा है, 40 साल से काम कर रहा है, वो बेसिक्स पे आना उसके लिए ऑटोमेटिकली बहुत मुश्किल है, वो बेसिक्स पे नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा लूँ, अगर किसी को म्यूज़िक सीखना है, क्लासिकल सीखना है, बहुत से लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि इंदौर में शायद संगीत गुरुकुल है, या मैं सिखा रहा हूँ, या मैं क्या करता हूँ, या मैं कौन हूँ, या व्हाटएवर। तो आज ये कोई ना कोई देखेगा तो उसको शायद पता पड़ जाएगा, और अगर 1 लाख लोग देखेंगे तो उसमें से अगर 5 भी ऐसे आपके प्लेटफॉर्म से निकल गए जिनको अगर सही जगह बाय गॉड्स ग्रेस अगर मिल गई, तो गॉड विलिंग वो लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे। सक्सेस स्टोरी, दे विल थैंक डिफर ऑलवेज। तो ये तो बहुत अच्छा है, मैं सच कहता हूँ कि आप इसको ज़रूर करिए, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्रिएटिव फील्ड। ग्रेट सर, आप आए इस एपिसोड के लिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई आगे बढ़ने के लिए, और मुझे लगता है कि इंसान जो फेलियर से सीखता है वो सक्सेस से शायद नहीं सीख पाता है। सही बात। मैं
शायद आप बिल्कुल सही बात है, अग्री करेंगे। बिल्कुल। तो आपने वो जो किस्से बताए हैं, और खासकर पंडित जी के साथ जो आपका रिलेशनशिप रहा, और वो 2 किस्से जो आपने बताए बड़े ही रोचक भी रहे जी, और बड़े इंस्पायरिंग भी है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगेगा जी, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने आपका कीमती समय दिया और बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम की तरफ से, डिफेंस की तरफ से। थैंक यू सो मच। और संगीत गुरुकुल में जितने शिष्य अभी आपके हैं, वो हम विश करते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं, आपका भी करियर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, और आपका गाइडेंस भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो शास्त्रीय संगीत से स्पेशली जुड़ना चाहते हैं जी, उनको भी फ़ायदा मिले। यही हम शुभकामनाएं आपको भी देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत सारी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे। मिलते हैं डिफर के अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए